बजट से पहले, उसके दौरान और उसके फौरन बाद इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स किस एक चीज की जंग लड़ते हैं और उसको जल्द अज जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं? सोचिए। कैपिटल एलोकेशन कहते हैं उसे। आज मैं आपको कैपिटल एलोकेशन बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगा और समझाऊंगा, स्ट्रक्चरली और कंसेप्चुअली। आपको वो टर्म्स वगैरह याद करने की और रखने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं। बस आपको जो मैं एक आध लाइन बता दूंगा कि इस एक लाइन को नोट कर लें, वो कहीं लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और इसके बाद कोई भी मिनी बजट हो या इस तरह का फेडरल बजट आ रहा हो, आपको फिर कभी किसी की भी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने कैपिटल को प्रॉपरली एलोकेट करने के लिए। अगर आप बजट सुन सकें तो उन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए ध्यान दीजिएगा जब वो अपनी तकारीर में उन चीज़ों को बयान करें तो नोट कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपकी तबीयत बर्दाश्त नहीं करती पार्लियामेंट की उन बातों को सुनने की, तो कोई बात नहीं, बस थोड़ी देर सब्र कर लीजिएगा। और जैसे ही बजट की तकारीर वगैरह ख़त्म हो जाए तो कुछ घंटे, 16, 18 या 24 घंटे वक्त गुजरने दीजिएगा। अखबारों में आर्टिकल्स पब्लिश होने दीजिएगा, ब्लॉग्स, पोस्ट, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह आने दीजिएगा। मकसद ये है कि गूगल के पास कुछ डेटा जमा होने दीजिएगा। फिर वही चीज़ जो मैंने आपको बताई हैं उनको गूगल पे लिख के एक क्वेश्चन मार्क मारकर एंटर कर दीजिएगा। वो डेटा पॉइंट आपके सामने आ जाएगा। देखिए, जो 10 जून 2026 को फेडरल बजट 2026 का ऐलान होने जा रहा है, ये मार्केट में फिस्कल एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन के दरमियान एक मैथमेटिकल टेंशन क्रिएट कर रहा है। और यही टेंशन तय करेगी कि कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म करेगा। हम यहाँ नैरेटिव की बात नहीं कर रहे, हम उन स्ट्रक्चरल वेरिएबल्स को मैथमेटिकली क्वांटिफाई कर रहे हैं जो आपके पोर्टफोलियो के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को डिफाइन करेंगे। आज कोई आम एनालिसिस नहीं है, बल्कि आपके लिए एक बिल्कुल बिगिनर लेवल पे मास्टर क्लास है। ये वही डेटा पॉइंट्स हैं जिन्हें मल्टी बिलियन डॉलर फंड्स बजट के फौरन बाद, उससे पहले, इवन ड्यूरिंग द बजट अपनी स्प्रेडशीट्स में फीड करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इसके बाद आप बजट को एक ट्रेडर की नज़र से नहीं बल्कि एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रैटेजिस्ट की नज़र से देखेंगे। क्लॉज नंबर 1, इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप ट्रेंड्स AKA बेरा कोरिलेशन। देखिए, बजट से पहले इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप बेरा मैनेजमेंट करती है। फंड्स अपने पोर्टफोलियो बेरा को बजट रिस्क के मुताबिक एडजस्ट करते हैं। अगर बजट हॉकिश है तो फंड्स हाई बेरा स्टॉक से निकलकर लो बेरा में चले जाते हैं। आपको एक्यूमुलेशन वर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड्स चेक करने चाहिए, जो आप हमारे साथ रोज ही फीपी लीपी और वीकली अपडेट्स में देखते हैं, जो आपने कल की वीकली अपडेट में और परसों और उससे पीछे की फीपी लीपीज में देखा होगा। और आप सोच रहे होंगे कि बेरा अपने स्टॉक का और अपने पोर्टफोलियो का कैसे निकालूं। तो हमारी पिछली कुछ 4 या 5 वीडियोस पीछे आप जाइए। एक वीडियो है जिसके थंबनेल पे हाउ टू कैलकुलेट योर पोर्टफोलियोज रिस्क लिखा हुआ है ब्लैक बैकग्राउंड में। और टाइटल उसका है PSX स्मार्ट मनी इंडिकेटर, हाउ टू कैलकुलेट योर पोर्टफोलियोज बेटा, रिस्क एंड अल्फा एज। ये उसका टाइटल है। इस वीडियो को प्ले कीजिए, वहां पर बेरा निकालना, उसे एक्चुअली प्रैक्टिकली यूज करना, अल्फा निकालना, और भी काफी कुछ आपको वहां सीखने को मिल जाएगा। देखिए, स्मार्ट मनी हमेशा एक्सपेक्टेशंस पर ट्रेड करता है और फैक्ट पर सेल। इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप ट्रेंड मार्केट का ब्रेथ बताता है। अगर फंड्स डिफेंसिव सेक्टर्स जैसे कि FMCG, फार्मा में हैं तो मार्केट कॉशियस है।
बजट के दिन जो सेक्टर आउट परफॉर्म करे या उसके फौरन बाद, उसका मतलब है फंड्स ने वहां पोजीशंस ले ली हैं। ट्रेंड एनालिसिस ही बजट डे का विनिंग ट्रेड है। तो यहां सवाल है, बजट के दिन स्मार्ट मनी स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करती है? उसका जवाब है, वो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक पोजीशनिंग करते हैं और बजट के दिन न्यूज पर सेल या बाय करते हैं। क्लॉज नंबर 2, डेट सर्विसिंग टू रेवेन्यू रेशियो AKA क्राउडिंग आउट इफेक्ट। देखिए, डेट सर्विसिंग टू रेवेन्यू रेशियो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा रिस्क मेट्रिक है, सबसे बड़ा। जब फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है तो सरकार मार्केट से लिक्विडिटी खींच लेती है, जिसे हम क्राउडिंग आउट कहते हैं। मैथमेटिकली जब ये रेशियो 50% से ऊपर जाता है तो इकोनॉमी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो डेंजरसली लो हो जाता है। अगर बजट में डेट सर्विसिंग रेवेन्यू ग्रोथ से तेजी से बढ़ रही है तो डिस्काउंट रेट बढ़ना लाजमी है। DCF यानी डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल्स में आपका डिस्काउंट रेट का बढ़ना एसेट के प्रेजेंट वैल्यू को एक्सपोनेंशियली कम कर देता है। इसका मतलब है कि हर 1% 1% इंक्रीज इन इंटरेस्ट एक्सपेंस मार्केट के पीई मल्टीपल को 5 to 7% कंप्रेस करता है। बैंक्स जो सरकारी बॉन्ड्स होल्ड करते हैं उनका रिस्क वेटेड एसेट प्रोफाइल डिस्टर्ब हो जाता है। आपको बजट में नेट रेवेन्यू से इंटरेस्ट पेमेंट्स का वेरिएंस चेक करना है। अगर वेरिएंस पॉजिटिव है तो डिफेंसिव स्टॉक्स में शिफ्ट होना ही मॉडल बेस्ड स्ट्रैटेजी है। तो आपने गूगल में क्या लिखना होगा? गूगल में आपने सर्च करना है कि डेट सर्विसिंग रेवेन्यू कंपैरेटिव एनालिसिस with the previous budget and the budget before that and this budget। वो आपके सामने तीनों बजट्स का सामने रख देगा। तो अगर वो वेरिएंस पिछलों के मुकाबले में इस साल पॉजिटिव है तो आपने डिफेंसिव हो जाना है, और अगर उनके मुकाबले में कम पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो आप डिफेंसिव स्टॉक्स से थोड़ा सा पोजीशन हटाकर, मुकम्मल नहीं, थोड़ा सा पोजीशन हटाकर बेरा स्टॉक्स की तरफ जा सकते हैं। तो यहां सवाल है, डेट टू रेवेन्यू रेशियो हाई होने पर स्मार्ट मनी कहां मूव करता है? देखिए, हाई यील्ड फिक्स इनकम में स्मार्ट मनी मूव करता है क्योंकि इक्विटी का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न हर्डल रेट से नीचे गिर जाता है। आपने भी यही करना है। अगर आपको वेरिएंस पॉजिटिव मिलता है पिछले 2 बजट्स के मुकाबले में, आपने मुकम्मल तौर पे मार्केट से नहीं निकलना, आपने डिफेंसिव सेक्टर्स में रोटेशन करनी है। टेक्निकल चार्ट्स पे जब कॉन्फ्लुएंस नजर आए तब, और एक अच्छी तगड़ी पोजीशन मनी मार्केट या कैश फंड्स या टी बिल्स या बॉन्ड्स, डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट, डिपेंड्स ऑन योर स्टाइल, आपने मूव करना है। क्लॉज नंबर 2, कॉर्पोरेट टैक्स रिजीम्स AKA EPS सेंसिटिविटी। देखिए, कॉर्पोरेट टैक्स रेट डायरेक्टली कंपनीज के नेट इनकम को अफेक्ट करता है। सेंसिटिविटी एनालिसिस का सिंपल रूल है, अगर टैक्स रेट 25 से 30% होता है तो ईपीएस में डायरेक्ट 6.6% की कॉन्ट्रैक्शन आती है, जिसे हम सेट्रस पैरिबस भी कहते हैं। इंस्टीट्यूशनल एनालिस्ट हर कंपनी का टैक्स सेंसिटिविटी कोएफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं। हाई मार्जिन कंपनीज जो टैक्स इंसेंटिव्स एंजॉय करती हैं वो बजट में सबसे ज्यादा वनरेबल होती हैं। वैल्यूएशन मॉडल्स में टैक्स का इंपैक्ट टर्मिनल वैल्यू तक स्प्रेड होता है। बजट में अगर कोई सुपर टैक्स का ऐलान हो तो उस सेक्टर का पीई मल्टीपल को एडजस्ट करना जरूरी है। अगर आपने ये मैथ नहीं किया तो आप ओवर वैल्यूड स्टॉक होल्ड कर रहे होंगे या मजीद एक्यूमुलेट कर रहे होंगे। फॉर्मल सेक्टर कंपनीज जो डॉक्यूमेंटेड हैं उन पर टैक्स का प्रेशर ज्यादा होता है। टैक्स रेजिम्स का एनालिसिस ही सेक्टर रोटेशन का सबसे एक्यूरेट सिग्नल है। तो आपने अगेन या तो बजट में सुनना है या बाद में गूगल पे जाकर अपना टैक्स सेंसिटिविटी कोएफिशिएंट लिखना है और उसका एक कंपैरेटिव एनालिसिस ले लेना है
पिछले 2 साल का और इस साल का। अगेन, डू नॉट रिलाई ऑन जेमिनाई, चैट जीपीटी, ग्रॉक, DeepSeek, or any of these models, because these are LLM models, these are language based models, इनकी मैथ्स काफ़ी कमज़ोर होती है। गूगल से मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहां पर वो आपको सर्च करके वो रिजल्ट्स बताएगा जो ऑलरेडी किसी ने निकाले हुए हों। तो रिलायबल सोर्स पर ही एतबार करना है, कुछ भी सामने आ जाए उस पर एतबार नहीं करना। कोई चीज़ समझना है कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मैं फर्दर उसे एक्सप्लेन कर दूंगा या आपको प्रॉपर लिंक भेज दूंगा। तो यहां सवाल है, कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ने से ईपीएस पर मैथमेटिकल इम्पैक्ट क्या होता है? देखिए, नेट प्रॉफिट में डायरेक्ट रिडक्शन जो वैल्यूएशन मल्टीपल्स को कॉन्ट्रैक्ट यानी कम कर देता है। क्लॉज नंबर 4, एनर्जी सेक्टर टैरिफ्स, कॉग्स सेंसिटिविटी। देखिए, एनर्जी टैरिफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कॉग्स यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का प्राइमरी वेरिएबल है। एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज जैसे टेक्सटाइल, सीमेंट, केमिकल सेक्टर में एनर्जी कॉस्ट 30 to 40% ऑफ टोटल एक्सपेंस होता है। मैथमेटिकली 10% टैरिफ हाइक ऑपरेटिंग मार्जिन को 2 से 3% तक इरोड कम कर देता है। ऑपरेटिंग लेवरेज का कॉन्सेप्ट यहां यूज होता है। सिंपल फॉर्मूला लिख लीजिए, हाई फिक्स कॉस्ट प्लस हाई एनर्जी इक्वल्स हाई रिस्क। इंस्टीट्यूशनल मॉडल टैरिफ हाइक को मार्जिन कंप्रेशन के तौर पर फैक्टर इन करते हैं। अगर कंपनी ये कॉस्ट पास ऑन नहीं कर सकती तो शेयर प्राइस गिरना इनएविटेबल है। अगर आप किसी ऐसी कंपनी में हैं जिसका आपको पता है कि ये प्राइस को कंज्यूमर तक पास ऑन नहीं करने की सलाहियत रखते, एग्जिट कर जाए, अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लें, वरना उसके शेयर की प्राइस गिरेगी और फिर काफी लंबे अरसे तक कंप्रेस रह सकती है। बजट में एनर्जी रिफॉर्म का टाइमलाइन देखना जरूरी है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कैगर डिफाइन करता है। अगर टैरिफ इंक्रीज इन्फ्लेशन से ज्यादा है तो रियल डिस्पोजेबल इनकम कम होगी। आपको हर सेक्टर का एनर्जी टू रेवेन्यू रेशियो कैलकुलेट करना होगा। एनर्जी का मैथमेटिकल इंपैक्ट ही आपके पोर्टफोलियो की वॉलेटिलिटी का कोर ड्राइवर है। यहां पर अगेन, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा है, यू डोंट नीड टू रियली कैलकुलेट दिस। आपके लिए मैं इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करता। आप सिंपली अगर इनमें से जो 3 सेक्टर्स मिसाल के तौर पे मैंने आपको बताए हैं, टेक्सटाइल है, सीमेंट है, आपका स्टील सरिये का जो सेक्टर है, केमिकल सेक्टर है, ऐसे सेक्टर्स हैं, आपके पास उनके स्टॉक्स हैं, आप पहले ही रेड अलर्ट पे चले जाएं और आप एनर्जी टैरिफ्स की तरफ देखना शुरू कर दें। एनर्जी टैरिफ्स अगर बढ़ते हैं फर्दर, जिनके बढ़ने के चांसेस हैं, अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करके निकल सकते हैं, निकल जाएं। तो यहां सवाल है, एनर्जी टैरिफ बढ़ने से कौन सा सेक्टर सबसे पहले इफेक्ट होता है? जैसा मैंने आपको 4 सेक्टर्स बताए, वो, क्योंकि उनका कॉग्स डायरेक्टली एनर्जी इंटेंसिव है। क्लॉज नंबर 5, सब्सिडी रैशनलाइजेशन, फिस्कल मल्टीप्लायर। देखिए, सब्सिडी रैशनलाइजेशन का मकसद फिस्कल मल्टीप्लायर को ऑप्टिमाइज करना है। स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स में हर ₹1 की इनएफिशिएंट सब्सिडी 80 पैसे की जीडीपी जनरेट करती है। नेगेटिव मल्टीप्लायर इसे हम कहते हैं। इंस्टीट्यूशनल कैपिटल कंजम्पशन लेड ग्रोथ से इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ को प्रेफर करती है। मैथमेटिकली सब्सिडी कट शॉर्ट टर्म में इन्फ्लेशन स्पाइक करती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में फिस्कल सस्टेनेबिलिटी बढ़ाती है। वेरिएंस एनालिसिस में हम देखते हैं कि क्या सब्सिडी कट से फिस्कल डेफिसिट टारगेट मीट हो रहा है। तो आपने भी यही देखना है। अगर सरकार सब्सिडी कट करती है, लेकिन उससे अगर आपको लगता है कि जिस कंपनी में मैं हूं उसकी सब्सिडी कट हो रही है, लेकिन उसकी सब्सिडी कट होने से 6 महीने, 12, 18 महीनों में ये कंपनी एक्चुअली अपने टारगेट्स को मीट करेगी, बड़ा ऑप्टिमली मीट करेगी, तो स्टे इन दैट कंपनी, क्योंकि उसकी अर्निंग्स जो प्रोजेक्टेड हैं उससे ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे। लेकिन अगर आपको अदर वे अराउंड लगता है, प्रॉफिट बुकिंग करें, निकल जाएं। इन्वेस्टर्स टारगेटेड सब्सिडी को यूनिवर्सल सब्सिडी से ज्यादा वैल्यू देते हैं। बजट में सब्सिडी एलोकेशन का प्रोडक्टिविटी रेशियो चेक किया जाता है, लेकिन जो तरीका मैंने आपको बताया है वो एक बिगिनर के लिए बेहतरीन है।
इनएफिशिएंट सब्सिडी का खात्मा लॉन्ग टर्म मार्केट री रेटिंग के लिए बहुत जरूरी है। तो यहां सवाल है, सब्सिडी खत्म होने का एफएमसीजी सेक्टर पर क्या मैथमेटिकल इंपैक्ट है? देखिए, उसका जवाब है, डिस्पोजेबल इनकम कम होने से वॉल्यूम सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन यानी कमी आती है। क्लॉज नंबर 6, सीजीटी, कैपिटल गेन्स टैक्स, एकेए लिक्विडिटी हर्डल रेट। देखिए, सीजीटी डायरेक्टली इन्वेस्टर्स के नेट रियलाइज रिटर्न को इफेक्ट करता है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हर्डल रेट कैलकुलेट करते हैं जो सीजीटी बढ़ने से ऊपर चला जाता है। मैथमेटिकली अगर सीजीटी 15% से 20% हो जाए, यानी 5% बढ़ जाए, तो रिक्वायर्ड प्री टैक्स रिटर्न 5 से 10% बढ़ना चाहिए। लो वॉल्यूम वेलोसिटी का मतलब है कि मार्केट इनएफिशिएंसी और हाई वॉलेटिलिटी। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सीजीटी 15 से 20% हो गया तो रिक्वायर्ड प्री टैक्स रिटर्न 5 से 10% कैसे बढ़ना चाहिए? अगेन, जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टेड हैं, क्या वो प्राइस कंज्यूमर को नीचे ट्रिकल डाउन कर पा रहा है, पास ऑन कर पा रहा है? अगर कर सकता है, स्टे इन दैट स्टॉक। ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा, आपको डिविडेंड भी देगा और कैपिटल अप्रिसिएशन भी करेगा। लेकिन इफ इट्स द अदर वे अराउंड, प्रॉफिट बुकिंग एंड वी रोटेट। अगर बजट में सीजीटी होल्डिंग पीरियड से लिंक्ड है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इनकरेज होती है। आर्बिट्राज मॉडल्स में सीजीटी टैक्स शील्ड कैलकुलेशन की रोल प्ले करती है। अगर बजट में सीजीटी अनचेंज रहती है तो यह मार्केट के लिए सपोर्ट लेवल है। लेकिन उम्मीदें इस बजट से बड़ी बुरी हैं। हो सकता है सीजीटी भी बढ़े और सीजीटी चेंज होने पर मार्केट का रिस्क प्रीमियम एडजस्ट करना पड़ता है। तो यहां सवाल है, सीजीटी बढ़ने से ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसे बदलती है? तो उसका जवाब है, रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुकिंग जल्दी करते हैं, जिससे मोमेंटम ट्रेड खत्म हो जाता है। क्लॉज नंबर 7, डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेशन मिक्स, एकेए रेवेन्यू इलास्टिसिटी। देखिए, डायरेक्ट टैक्स जो आपकी डायरेक्ट इनकम पे लगता है, और इनडायरेक्ट टैक्स जैसा कि जनरल सेल्स टैक्स की सूरत में जो आप देते हैं, का रेशियो फिस्कल मैच्योरिटी डिफाइन करता है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रेवेन्यू इलास्टिसिटी देखते हैं, मतलब क्या टैक्स कलेक्शन जीडीपी ग्रोथ के प्रोपोर्शनेट है। मैथमेटिकली टैक्स टू जीडीपी रेशियो में हर 1% का इंप्रूवमेंट फिस्कल सस्टेनेबिलिटी को 5% बूस्ट देता है। इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव है, जो हाई इन्फ्लेशन और हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट पैदा करता है। हाई इंटरेस्ट रेट काइबोर को ऊपर रखता है, जो बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छा लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बुरा है। तो अगेन, ये पिछले 3 पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं। अगर आप बैंक्स के साथ हैं और इस तरफ बात जा रही है, होल्ड योर बैंकिंग स्टॉक्स। You'll get better dividends, you'll get good capital appreciation. लेकिन if you are in the manufacturing sector, rotate. इंस्टीट्यूशनल फंड्स टैक्स मिक्स को सोशल रिस्क असेसमेंट के लिए यूज करते हैं। बजट में डायरेक्ट टैक्स बेस एक्सपेंशन का प्लान ही स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। रेवेन्यू इलास्टिसिटी का गैप फिस्कल डेफिसिट का प्राइमरी कॉज है। अगर इनडायरेक्ट टैक्स हैवी है तो मार्केट में कंज्यूमर स्पेंडिंग प्रेशर में रहेगी। डायरेक्ट टैक्स का बढ़ना फॉर्मलाइजेशन की अलामत है, जो लॉन्ग टर्म मार्केट कैप बढ़ाती है। यहां सवाल है, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ने से इंटरेस्ट रेट पर क्या इंपैक्ट पड़ता है? तो उसका जवाब है, इन्फ्लेशन प्रेशर बढ़ने से सेंट्रल बैंक यानी स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट्स हाई रखता है, जो बोरोइंग कॉस्ट को बढ़ा देता है। क्लॉज नंबर 8, एक्सचेंज रेट प्रोजेक्शंस, एके वैल्यूएशन ड्रिफ्ट। देखिए, बजट में दी गई एक्सचेंज रेट प्रोजेक्शंस मार्केट का फ्यूचर वैल्यू एंकर करती हैं। एनालिस्ट करेंसी डेप्रिसिएशन को डिस्काउंट रेट में इंक्लूड करते हैं। मैथमेटिकली फॉरेन करेंसी डेट का बर्डन डेप्रिसिएशन के साथ एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है। वेरिएंस एनालिसिस में अगर बजट प्रोजेक्शन रियल रेट से 5% डिविएट करे तो मॉडल्स फेल हो जाते हैं। तो आपने नजर रखनी है कि क्या आगे करेंसी डेप्रिसिएशन के चांसेस हैं। तो जब तक आपके डिप्यूटी वीएम बैठे हुए हैं, इनको डॉलर का रेट जिस भी अंदाज से बोलें मैनेज करने की एक आदत है, तो तब तक कम से कम क्लॉज नंबर 8 की परवाह आपको करने की जरूरत नहीं है। इवन दो यू शुड हैव द नॉलेज,
लेकिन फिलहाल we see that the political setup is going to continue. PM and the deputy PM are here to stay for at least maybe at least 2 more years. तो तब तक, जब तक डार बैठा हुआ है, तब तक क्लॉज नंबर 8 की टेंशन ना लें. करेंसी वैल्यूएशन मार्केट का सबसे बड़ा हिडन वेरिएबल है. तो यहां सवाल है, करेंसी डेप्रिसिएशन का एक्सपोर्ट ओरिएंटेड शेयर्स पर क्या असर होता है. तो उसका जवाब है, रूपी में रेवेन्यू बढ़ जाता है जो ईपीएस और शेयर प्राइस को बूस्ट करता है. और यहां 2 पॉइंट्स और जहन में रखें कि एक्सपोर्ट सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल, आईटी करेंसी डेप्रिसिएशन से बेनिफिट लेते हैं मार्जिन एक्सपेंशन की वजह से, लेकिन इंपोर्ट डिपेंडेंट सेक्टर्स जैसे एनर्जी, ऑटो मार्जिन डिस्ट्रक्शन फेस करते हैं. क्लॉज नंबर 9, इंपोर्ट लिबरलाइजेशन स्लैश रिस्ट्रिक्शन एके वर्किंग कैपिटल साइकिल. देखिए, इंपोर्ट्स पर पाबंदी का मतलब है वर्किंग कैपिटल का फ्रीज होना. कंपनीज जिन्हें रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ता है, उनका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिर जाता है. मैथमेटिकली इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन सप्लाई साइड इन्फ्लेशन कॉस्ट पुश जनरेट करती है. सप्लाई चेन रेजिलियंस चेक करने के लिए हम इंपोर्ट टू सेल्स रेशियो देखते हैं. इंपोर्ट ओपन होने से कंपटीशन बढ़ता है जो मार्केट को कंप्रेस करता है. ऑटो सेक्टर इंपोर्ट इंटेंसिव है जबकि सीमेंट लोकल इंटेंसिव है. इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन के दौरान ऑटो सेक्टर के शेयर प्राइस गिरती हैं, सीमेंट स्टेबल रहती है. तो आपने बजट में देखना है कि क्या इंपोर्ट्स के ऊपर सख्ती की जा रही है, जैसा है वैसा मेंटेन किया जा रहा है, या थोड़ा रिलीफ प्रोवाइड किया जा रहा है. रिलीफ प्रोवाइड किया जा रहा है तो आपके इंपोर्ट ड्रिवन सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. यहां सवाल है, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन से किस सेक्टर का वर्किंग कैपिटल साइकिल सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है. तो सबसे ज्यादा अगर आप पूछें तो ऑटो और असेंबली प्लांट्स, जहां रॉ मटेरियल इंपोर्ट होना जरूरी है. क्लॉज नंबर 10, पीएसडीपी फिस्कल मल्टीप्लायर इफेक्ट. देखिए, पीएसडीपी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंटल प्रोग्राम फिस्कल पॉलिसी का मल्टीप्लायर है. स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स के मुताबिक पीएसडीपी का मल्टीप्लायर 1.2 टाइम्स से 1.5 टाइम्स तक हो सकता है. इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग को इकोनॉमिक एक्टिविटी का प्रीकर्सर मानते हैं. मैथमेटिकली पीएसडीपी में 100 बिलियन का इजाफा, 100 अरब का इजाफा कंस्ट्रक्शन सेक्टर का ईपीएस 5 to 7% ऊपर ला सकता है. तो आपने क्या करना है, बजट में सुनना है कि क्या कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए कुछ लाया जा रहा है. तो आपने फॉरेन स्विंग सेक्टर्स में रोटेट करना है, क्योंकि उनकी अर्निंग्स आगे बढ़ेंगी, उनके डिविडेंड्स बढ़ेंगे, उनकी कैपिटल एप्रिसिएशन अच्छी होगी. लेकिन अगेन ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल कॉन्फ्लुएंस. वेरिएंस एनालिसिस अगर पीएसडीपी डेफिसिट फाइनेंस हो, यानी लोन लेकर, तो ये इन्फ्लेशन ट्रिगर करता है. इन्वेस्टर्स प्रोजेक्ट पाइपलाइन को एनालाइज करते हैं कि क्या प्रोजेक्ट्स प्रोडक्टिव हैं या पॉलिटिकल. ये आपने भी करना है. क्या करना है आपने देखना है कि प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स जैसे डैम्स, हाईवेज अगर आ रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं. आपने उन सेक्टर्स की तरफ जाना है. स्मार्ट मनी बजट स्पीच में पीएसडीपी के एलोकेशन को सबसे पहले ट्रैक करता है. पीएसडीपी का फोकस प्रोडक्टिव एसेट क्रिएशन पर होना चाहिए, कंजम्पशन पर नहीं. फिस्कल मल्टीप्लायर कैलकुलेट करना ही रियल इंस्टीट्यूशनल एज है. लेकिन अगर कराची वगैरह इस तरह अंदरूनी सड़कें बन रही हैं और माशाल्लाह पॉलिटिकल गेम चल रही है, डू नॉट गो टू दोज सेक्टर्स, बिकॉज दोज सेक्टर्स आर नॉट गोइंग टू गेट एनी capital pump from the government, not as much as they will be promising, and your money will be trapped. तो यहां सवाल है, पीएसडीपी बढ़ने से किन सेक्टर्स का ईपीएस बूस्ट होता है. तो सबसे ज्यादा सीमेंट और स्टील, क्योंकि इनकी डिमांड डायरेक्ट गवर्नमेंट स्पेंडिंग से लिंक्ड है, और उम्मीद की जा रही है अगर थोड़ी सी गुंजाइश आईएमएफ से निकल सकी, चांसेस कम है लेकिन I'm just being optimistic. तो अगर हुआ तो सीमेंट एंड स्टील इज वेयर वी रोटेट. क्लॉज नंबर 11, बैंकिंग सेक्टर टैक्सेशन आरओई सेंसिटिविटी. देखिए, बैंकिंग सेक्टर सरकार का प्राइमरी लिक्विडिटी प्रोवाइडर है.
अगर बजट में बैंक्स पर हैवी यानी विंडफॉल टैक्स लग जाए तो उनका आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी गिर जाता है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एनआईएम नेट इंटरेस्ट मार्जिन को टैक्स इंपैक्ट के बाद एडजस्ट करते हैं। मैथमेटिकली बैंकिंग टैक्स में 5% इजाफा शेयर प्राइस को 10 to 15% डाउन कर सकता है। बैंक सरकारी बोरोइंग के लिए कैप्टिव हैं। सरकार टैक्स बढ़ाकर रेवेन्यू लेती है। बैंकिंग सेक्टर का परफॉर्मेंस फिस्कल डेफिसिट से इनवर्सली कोरिलेटेड है। बजट में बैंकिंग टैक्स स्ट्रक्चर को नोट करें। यह सेक्टर एलोकेशन का कोर है। अगर बैंक्स पर टैक्स कम हो तो मार्केट कैपिटलाइजेशन एक्सपैंड होती है, क्योंकि बैंक्स आपका 20% से ज्यादा के एस 100 इंडेक्स में वजन रखते हैं और बैंकिंग टैक्स का इंपैक्ट पूरे मार्केट इंडेक्स पर होता है। रेगुलेटरी एनवायरनमेंट और टैक्सेशन बैंक वैल्यू ड्राइवर्स हैं। तो सिंपली सिर्फ इनके टैक्स पर आपने नजर रखनी है। अगर विंडफॉल टैक्स आ रहे हैं, प्रॉफिट बुक आउट, लेकिन जैसा है वैसा चल रहा है या उससे बेहतर इनके लिए कुछ किया जाता है तो शायद किया जाए, क्योंकि इन्हीं से तो बोरिंग करती रहती है गवर्नमेंट। तो आपने थोड़ा सा यहां पर भी कैपिटल एलोकेट कर सकते हैं। तो यहां सवाल है बैंकिंग टैक्स बढ़ने का मार्केट इंडेक्स पर क्या असर होता है। देखिए केसी 100 इंडेक्स गिरता है क्योंकि बैंकिंग सेक्टर का वेट इंडेक्स में बहुत ज्यादा है, जैसा मैंने आपको बताया, मोर देन 20%। क्लॉज नंबर 12, एक्सपोर्ट सेक्टर इंसेंटिव्स, कंपैरेटिव एडवांटेज। देखिए एक्सपोर्टर्स को दिए गए इंसेंटिव्स फॉरेन एक्सचेंज का प्राइमरी सोर्स है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एक्सपोर्ट कंपैरेटिवनेस को इवैल्यूएट करते हैं। मैथमेटिकली एनर्जी टैरिफ सब्सिडी एक्सपोर्ट का कॉस्ट ऑफ गुड्स 5 to 10% कम कर सकती है। ये इंप्रूवमेंट सीधा ईपीएस और पीई रेशियो में रिफ्लेक्ट होती है। बजट में एक्सपोर्ट रिबेट्स का जिक्र जरूर सुनिएगा। इन्वेस्टर्स डॉलर अर्नर कंपनीज को प्रीमियम वैल्यूएशन देते हैं। करेंसी रिस्क को हेज करने का यही बेस्ट तरीका है। अगर बजट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है तो इंस्टीट्यूशनल कैपिटल डिफेंसिव हो जाएगा। ग्लोबल डिमांड के साथ एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स का कॉम्बिनेशन अल्फा जनरेट करता है। एक्सपोर्ट सेक्टर में ग्रोथ का मतलब है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। तो यहां सवाल है एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव्स मिलने से शेयर प्राइस पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। उसका जवाब है मार्जिन एक्सपेंशन की वजह से अर्निंग ग्रोथ एक्सपेक्ट की जाती हैं जो शेयर प्राइस बढ़ाती हैं। क्लॉज नंबर 13, मॉनेटरी पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, WACC एंकर। देखिए फिस्कल बजट और मॉनेटरी इंटरेस्ट रेट पॉलिसी का अलाइनमेंट जरूरी है। WACC जिसका मतलब है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मार्केट वैल्यूएशन का डिनोमिनेटर है। मैथमेटिकली इंटरेस्ट रेट में 1% इजाफा वैल्यूएशन को 5 से 8% तक कम कर सकता है DCF मॉडल्स में। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पॉलिसी डाइवर्जेंस को हाई रिस्क मानते हैं। जब दोनों पॉलिसीज कोऑर्डिनेट करती हैं तो मैक्रो स्टेबिलिटी आती है। बजट में बोरोइंग टारगेट देखें, अगर वो इन्फ्लेशन टारगेट से मैच नहीं करता तो रिस्क है। कोऑर्डिनेशन मार्केट कॉन्फिडेंस का फाउंडेशन है। इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी वाले स्टॉक्स को रोटेशन के जरिए एडजस्ट करें। पॉलिसी अलाइनमेंट का होना बुल मार्केट्स का पहला सिग्नल है। बजट और मॉनेटरी पॉलिसी का वेरिएंस एनालिसिस ही मार्केट का डायरेक्शन का तयन करेगा। तो यहां सवाल है मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी का मिसमैच होने से क्या होता है। उसका जवाब है अनसर्टेनिटी बढ़ती है, जो WACC को ऊपर ले जाता है और मार्केट वैल्यूएशन को डाउन कर देता है। और हमारा फाइनल पॉइंट, IMF स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स, रिस्क फ्री रेट। देखिए बजट IMF बेंचमार्क्स के साथ कंप्लायंस में होना जरूरी है। कंप्लायंस का मतलब है सॉल्वेंसी और कंट्री रिस्क प्रीमियम में कमी। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स IMF अप्रूव बजट को रिस्क फ्री फ्लोर मानते हैं। मैथमेटिकली अगर बजट IMF टारगेट मिस करे तो कंट्री रिस्क प्रीमियम बढ़ जाता है। रिस्क प्रीमियम बढ़ने से इक्विटी मार्केट का वैल्यूएशन मल्टीपल PE कंप्रेस होता है। बजट में प्राइमरी डेफिसिट टारगेट को चेक करें। यह IMF का कोर बेंचमार्क है, प्राइमरी डेफिसिट टारगेट। कंप्लायंस का मतलब है फॉरेन फंडिंग का फ्लो कंटिन्यू रहेगा या नहीं। नॉन कंप्लायंस का मतलब
है डॉलर क्रंच और पोटेंशियल डिफॉल्ट रिस्क। इन्वेस्टर्स आईएमएफ बेंचमार्क्स को हार्ड कंस्ट्रेंट मानते हैं, एक हार्ड रूल। आईएमएफ की सपोर्ट मार्केट के लिए इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस का जरिया है, और इस वक्त जो हमारे मुल्क की इकोनॉमी की हालत है, तो ये वाहिद जरिया है। तो यहां फाइनल सवाल है, बजट में आईएमएफ टारगेट्स मिस होने का क्या नतीजा होगा? तो इससे कंट्री रिस्क प्रीमियम बढ़ जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो पहले ही जा रही है वो और स्पीड से निकलेगी, और मार्केट शदीद गिरावट का शिकार होगी। तो दोस्तों, ये पॉइंट्स आज एनालिसिस के तौर पे आपके सामने पेश नहीं किए, कोशिश की आपको बिगिनर लेवल पर ये चीजें सिखाई जाएं। अगर अभी भी आपके पास कुछ सवाल हैं, आप कम्युनिटी में जाकर पोस्ट रेस कर सकते हैं, या आप कमेंट्स में सवाल कर सकते हैं। अगर आपको फर्दर वीडियो चाहिए और वीडियो बना देंगे, अगर आपको रिटन में जवाब चाहिए तो आपको रिटन में जवाब दे देंगे। काइंडली सवाल के साथ बता दीजिएगा आपको किस फॉर्मेट में जवाब पसंद है। और जो सेक्टर्स इन पॉइंट्स पर क्लियर और पॉजिटिव हैं, वहां आपका कैपिटल एलोकेट होना चाहिए। जो सेक्टर्स इन पॉइंट्स की वजह से मार्जिन स्क्वीज या टैक्स बर्डन फेस करेंगे, वहां से कैपिटल रोटेट करना ही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। नैरेटिव पर मत जाएं, सिर्फ ईपीएस, मार्जिन्स और फिस्कल मल्टीप्लायर्स पर फोकस रखें। बजट स्पीच के दौरान इन पॉइंट्स को चेकलिस्ट बनाएं। क्लैरिटी ही प्रॉफिट है। हैप्पी ट्रेडिंग।